श्रोतेहो नमस्कार. आजचे पाहुण्याच्या आजच्या भागात मी सारिका तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. श्रोतेहो, आज आपण भदंत संघरत्न मानके यांच्या जीवन कार्याविषयी जाणून घेणार आहोत. त्यांच्याशी बातचीत केली आहे सारिका पाठक यांनी. श्रोतेहो नमस्कार. आजचे पाहुण्याच्या आजच्या भागात मी सारिका तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. श्रोतेहो, आज आपण आपल्या स्टुडिओत आमंत्रित केलाय धम्मदूत भदंत संघरत्न मानके यांना. भदंत संघरत्न मानके हे पैया मेत्ता संघ महासमाधी भूमिविहार पवनीचे अध्यक्ष आहेत. श्रोतेहो, आपण धम्मदूत भदंत संघरत्न मानके यांच्या जीवन कार्याविषयी त्यांच्याकडनं अधिक जाणून घेऊया. धम्मदूत भदंत संघरत्न मानके जी, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. धन्यवाद. सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि धम्म दीक्षा में दीक्षित होने का निर्णय आपने कब, क्यों और कैसे लिया? एक्चुअली मेरा जो फैमिलियर बैकग्राउंड है वो 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा लिया और दीक्षा दिया, उसी वक्त मेरे फैमिली ने, मानके फैमिली ने भी दीक्षा लिया. उसके पहले भी सामाजिक कार्य करते थे, लेकिन 14 अक्टूबर से जो जीवन बदल गया, वो जीवन बदल गया उस शैली में. मेरा जन्म ही 1962 का है. अच्छा. अर्थात मैं धम्म दीक्षा के, बाबा साहब अम्बेडकर की जो धम्म दीक्षा थी उसके बाद का मेरा जन्म. तो घर में जो वातावरण था वो टोटली धार्मिक वातावरण था. 56 में दीक्षा तो लिए, लेकिन बहुत विहार की कमी थी. अच्छा. भिक्षु की कमी थी. यही कारण कि जो नागपुर में आने वाले, बाहर से आने वाले, वे देशी होंगे विदेशी होंगे, वो भिक्षु लोगों का निवास मान के फैमिली में ही होता था. अच्छा. जबकि कोई अमीर घराना नहीं था, मिल के मजदूर थे पिताजी. फिर भी उनके जो श्रद्धा के कारण देश विदेश के भिक्षु लोग मान के फैमिली में ही, वो घर में ही आकर रुकते थे. अर्थात मुझे जन्म के पहले से बोलो या जन्म के बाद से बोलो, वो एक वातावरण या वो एक मार्ग मिला कि मैं अपने जीवन को धार्मिक साँचा में डालूं. और वही एक कारण, उसी कारण मैंने 7 साल का वो जो उम्र था, उस उम्र में भिक्षु की दीक्षा लेने का तय किया. वाह, काफी छोटे थे आप उस समय, तो यानी ये बहुत बड़ा निर्णय होगा फिर उस समय का. मेरा निर्णय मतलब कोई, मुझे याद नहीं है कि मैं एक बहुत कठोरता से निर्णय लिया होगा. राजगीर बुदया के करीब में राजगीर करके जगह है, वहाँ जापानी भिक्षुओं का सामूहिक दीक्षा का कार्यक्रम था. वो कार्यक्रम में मुझे भी उपस्थित रहने का मौका मिला. मैंने भी मन जताया कि मैंने भी दीक्षा लेना है. बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया कि बच्चा है. उस वक्त वो राजगीर में मैं अकेला ही गया था. मेरे माता पिता नहीं थे, माता पिता नागपुर में, और मैं अकेला राजगीर में. अच्छा. तो जो दीक्षा का समारोह था, मैंने तो जिद पकड़ा कि मैंने भिक्षु की दीक्षा लेना है. लेकिन जो सीनियर लोग थे उन्होंने थोड़ा सा निगेटिव जवाब दिया कि ये बच्चा है, क्या बोलते हैं, आंसर देने वाले, परमिशन देने वाले माता पिता भी यहाँ नहीं है, तो इसको कैसा दीक्षा दिया जाए. लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरा मन जो कठोरता से बन गया था, एक दीक्षा लेना या नहीं लेना था. तो वहाँ के भिक्षु लोग भी मेरे जो मन था, उस मन के पीछे बोलो या मन को देखकर नरमा गए कि इनको दीक्षा दे देना चाहिए. तो ये एक मेरे भिक्षु के जीवन, ये भिक्षु बोलने से अच्छा होगा कि मैंने श्रामनेर की दीक्षा दिया. बुद्ध के जो भिक्षु बनते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप होता है. अनागारिक, फिर श्रामनेर, फिर उसके बाद में भिक्षु बनते हैं. तो 7 साल में मैंने जो लिया वो श्रामनेर की दीक्षा लिया. उसके बाद में 9 साल का था तब जापान गया. जापान में जाकर विधिवत्ता से भिक्षु की दीक्षा लिया. अच्छा. तो आपका जो ये धम्मदूत बनने का जो प्रवास है,
ये 7 साल से आपका आरंभ हो गया था, तो वो आप बचपन का पीरियड कैसा था, ये हम जानना चाहते हैं। मैं 7 साल में तो 7 साल तक लश्करी बाग में जो हरदास प्राइमरी स्कूल है कारपोरेशन की, वहाँ गया और चौथी पास होने के बाद में जो 7 साल में दीक्षा लिया, चलते चलते ही दीक्षा लिया, स्कूल भी जाता था और भिक्षु का जीवन भी जी रहा था। और उतने में ही मेरे आज जो गुरुजी है जापान के, पूजनीय भदंत हुडिसावा जी करके, वो कुछ दिन के लिए जापान आए। उसमें से कुछ दिन नागपुर में विशेष करके मान के फैमिली में बिताया। और उस वक्त संबंध बढ़ा। माता पिता ने उनसे अनुरोध किया कि मैं अकेला लड़का, माता पिता को कोई दूसरे संतान नहीं है, फिर भी माता पिता ने अपने जीवन का स्वार्थ, अपने जीवन की चाहत को, लोभ को त्याग कर जो हुडिसावा जी है जापान से आए, उनको विनंती किया, गुजारिश किया कि इस बच्चे को जापान ले जाकर एक एजुकेशन, या फिर वो मानसिक तौर का या फिर एकेडमिक तौर का या धार्मिक रूप का जो एजुकेशन होगा वो इनको देकर भारत लौटाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी के रूप में उनको विनंती किया। उन्होंने स्वीकारा। मैं 9 साल का था तब अकेला ही जापान गया, माता पिता के साथ नहीं, मैं अकेला ही जापान गया। और तब से 1985 तक करीब 15 साल जापान में ही रहा। जी, तो आपका वास्तव्य कैसे रहा जापान में, आपका अनुभव कैसा है? मेरा अनुभव, और जी थोड़ा बीच में रोकती हूँ आपको, और आपने वहाँ क्या क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण की? मेरा अनुभव बोलने से जापान का मेरा अनुभव इंडियन आदमी जो अनुभव करता है वो अनुभव नहीं है। क्योंकि मैं बहुत बचपन में गया, और बचपन में गया साथों साथ कोई दूसरा जापान इंडियन भारतीय कोई नहीं है, माता पिता सब नागपुर में, मैं अकेला गया। तो जो वहाँ रहन सहन, और वो भी जापान की जो कॉमन कम्युनिटी होती है, संसार जो होता है, वहाँ नहीं रहा मैं। जो भिक्षु लोग रहते हैं, जहाँ साधना होती है, तपस्या होता है, धार्मिक एजुकेशन होता है, वैसे ही करके पर्वत है। अच्छा। 800 मीटर हाइट का, और वहाँ 60 करीबन 60-70 बिहार है। वो पर्वत के ऊपर में मैं रहा। मतलब जापान बोलने से अच्छा होगा कि मेरे लिए जापान वही था कि ये पर्वत। आज मैं जापान का दुनिया घूमता हूँ, लेकिन 15 साल के बीच में मेरा जीवन फक्त वो ये पर्वत के ऊपर का भिक्षु का जीवन, और 7-8 घंटे जो पर्वत के नीचे स्कूल थी, स्कूल में आकर जो बिताते थे वही। बाकी जापान का जो अनुभव है वो अनुभव पर्वत का ही अनुभव, यानी भिक्षु जीवन का ही अनुभव। हाँ। जापानी लोगों का अनुभव उस जमाने में नहीं था। जी। और नजरा भी बहुत कम वक्त में जापानी नजरा हो गया। तो भारत से कोई आदमी या विदेश से कोई आदमी जाकर जापान का अनुभव लेता है, वो अनुभव में और मेरे अनुभव में थोड़ा बहुत फर्क है। जी, वहाँ जाके आपको भाषा का प्रश्न उपस्थित हुआ था फिर? मेरे एक मजेदार कहानी है जी, कि मैं जब जापान पहुंचा तब एयरपोर्ट में गुरुजी लेने को आए। देन दूसरे दिन उन्हीं के साथ, गुरुजी के साथ में बुलेट ट्रेन में बैठकर, हमारा टोक्यो से करीब 500 किलोमीटर दूरी में क्योतो करके शहर है, उसके बगल में यही है पर्वत। तो वहां जाते जाते गुरुजी को लगा कि ये छोटा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ जापान में पढ़ने को आया तो कुछ बहुत तो जापानी जानता होगा। उन्होंने हंसा मजा में मेरा एग्जाम लिया। कहते हैं कि जापान में आए तो जापानी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। तो मैंने वो ट्रेन में इतने जोर जोर से जापानी बोलना चालू किया कि पूरा वो बोगी के अंदर के लोग यहाँ से वहां तक सुन पाए। चालू किया 1 2 3 4 5 और 10 में रुक गया। 10 में रुक गया। गुरुजी मेरे तरफ चेहरा देख रहे, बोले आगे। तो मैं बोला नहीं, मुझे इतना ही आता है। तो बोले इतने ही जापानी लैंग्वेज सीखकर जापान आया? हाँ। मैं बोला जी इतना ही सीखा। वो जापान भारत में रहे 3 साल। हाँ। उनको थोड़ी सी हिंदी आती थी। अच्छा। तो मैं बोला हाँ इतना ही। तो वहाँ चकरा गए कि जापान में पढ़ने को आया कि क्या करने को आया। जी। तो फिर वो स्कूल में डाले, मुझे प्राइमरी स्कूल में डाले। 2-3 महीने में जापानी जो तीसरी में डाले थे मुझे। तो तीसरी के बच्चे को सीखने के लिए या रोजाना जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता लैंग्वेज होती है, हाँ। उतना तो 3 महीने में सीख गया था जी। क्योंकि दूसरी
लैंग्वेज वहाँ जरूरत नहीं, दूसरी लैंग्वेज बोल नहीं सकते। मुझे जो भी कुछ करना था वो हर एक शब्द जापानी में बोले सिवा कोई हलचल भी नहीं होता था। मैं भूख लगी ये बोलना है तो जापानी बोलना पड़ता है, नींद आई ये बोलना है तो जापानी बोलना है। इसलिए बहुत जल्दी उस जो वातावरण था वो वातावरण के कारण सीखा नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया। जी जी जी। कहाँ जाकर किताब पढ़ा, वो जापानी नहीं है मेरी। इसलिए जापानी सीखा ये शब्द मेरे लिए शायद लागू नहीं होगा। जी बिल्कुल। एक और आपको मजेदार बात बताता हूँ कि जापानी मीडिया कभी कभी पेपर वाले, कभी कभी टीवी वाले मेरे इंटरव्यू लेने को आते हैं, मेरा प्रसार करते हैं, लेकिन रेडियो वाले नहीं आते। अच्छा। आज आप रेडियो के माध्यम से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन जापान में रेडियो वाले नहीं आते। अच्छा। क्यों? पहले आते थे, क्यों आज नहीं आते? क्यों? कि मेरी लैंग्वेज इतनी परफेक्ट है कि जब तक मेरा चेहरा ना दिखे तब तक कोई बोलेगा नहीं कि ये विदेशी है। तो रेडियो में मेरा चेहरा दिखता नहीं और लैंग्वेज इतना उन्हीं के लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन से लेकर हाव भाव से लेकर हर एक बात जो जापानी होता है वही हो जाता है। तो रेडियो में चेहरा नहीं दिखता तो उनको यकीन नहीं होता है कि ये कोई विदेशी आदमी आकर बात कर रहा है। लेकिन जो संचालन कर रहे हैं उनको तो लगता है कि हम विदेशी किसी आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये गैप होने के कारण रेडियो में बहुत कम बुलाते हैं। जी। उस समय जब आप जापान में वास्तव में करते थे भदंत जी, तब आपका दिनक्रम कैसा होता था? बाकी भी बिहार में बहुत कठोरता से भिक्षु जीवन जीते हैं। उसमें भी हमारे जो गुरुजी है होडिसावा जी, और वो हिए पर्वत के ऊपर, वो पर्वत 1200 वर्ष से वहाँ परंपरा से चलते आ रहा है। यानी 100 साल 200 साल का मामला नहीं है। 1200 साल पहले देंग्यो दाइशी साइचो करके जो फाउंडर थे उन्होंने शुरुआत किया, और उसी परंपरा को लेकर आज भी उस हिए पर्वत के ऊपर में जो दिनचर्या चलती है उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी। फिर वो ये नहीं बोलेंगे कि तू विदेशी है तो तुझे लैंग्वेज नहीं आता है, वो ये एक्सक्यूज नहीं करेंगे कि तू बच्चा है। वहाँ जो होता है उसको एक्सेप्ट करो तो वहाँ रह सकते हैं। उसमें से एक पल का भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं होगा तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। ऐसी परिस्थिति, और ऐसी परिस्थिति में मैं सब 25 के ऊपर के 25 अबाब वाले सब, मैं अकेला बहुत छोटा। हाँ। तो फिर भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। ऊपर से जापानी बराबर आती नहीं है, उम्र कम है, फिर भी कोई एक्सक्यूज नहीं। वो जो होता था वहाँ 1200 वर्ष से चलते आ रहा है, उसी परंपरा को फॉलो कर उसी परंपरा से ही चलते आए। तो वहाँ का नियम जो था वो सवेरे 4 बजे मेडिटेशन करना है, साधना करना है। 4 बजे साधना करना है का मतलब 4 बजे उठना नहीं है। एकदम जूनियर होने के कारण फिर सीनियर को आते तक वहाँ का साफ सफाई करना है, सीनियर का गुरुजी को आते तक साधना या पूजा के लिए जो बंदोबस्त रहता है वो करना है। तो आप समझ सकते हैं उसके लिए कितना टाइम बिफोर होना पड़ता है। तो उतने पहले उठकर 4 बजे से जो साधना होती थी 1 घंटा, फिर 1 घंटा पूजा वंदना होता था, फिर 1 घंटा साफ सफाई कर स्कूल जाने की तैयारी कर 7 बजे बिहार से निकलकर करीबन सिंगल वे पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता था। हाँ। तो सिंगल वे 5 किलो करीब, बीच में केबल चेयर वाला जो रहता है। हाँ हाँ। वो वाला, उसमें 10 मिनट बैठकर केबल कार और फिर वो 10-11 मिनट का, और 5 किलो पैदल जाकर 5 किलो पैदल आना। बारिश रहे, बर्फ भी पड़ता है, अच्छा बर्फ, ठंडी भी -डिग्री तक जाती है। वो स्कूल का समाप्त हो जाने के बाद फिर 4 बजे बिहार में आकर फिर वही साफ सफाई करना, 5 बजे से 1 घंटा साधना करना, फिर पूजा वंदना करना, फिर वहाँ का जो शिक्षा होती है, धार्मिक जो शिक्षा होती है वो ग्रहण करना। ये हमारा उस जमाने का दिनचर्या था। वाह, ये तो बहुत कठिन है सुनने में, और आपने तो ये आचरण किया है, तो लेकिन इसके बाद आपको कैसा महसूस होता था? मुझे महसूस होने की फुर्सत नहीं थी। माँ बाप से जुदा हुआ, भारत से जुदा हुआ। हाँ। और वहाँ क्या करना है, कैसा है, इसको महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। जी। अभी मैंने जो टाइम टेबल बताया, हाँ। उसी में से आप समझ रहे हैं कि बिजी कितना टाइम है। हाँ। और वो भी मैंने बताया कि मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, मैं बहुत बच्चा था। तो जो सीनियर लोग हैं उनके साथ में वहाँ का जो टाइम टेबल उसको एक्सेप्ट करने के लिए
जो मेहनत करनी पड़ती थी, जो कष्ट सहन करना पड़ता था, वो बड़े लोगों से दुगना तिगना करना पड़ता था। हाँ। तो इसलिए वो फुर्सत ही नहीं थी कि मैं उसके लिए महसूस क्या करूं, मैं उसके लिए भावना कैसे रखूं। हाँ। बस वो जो टाइम टेबल है वो फॉलो करने में ही मेरा आधा जीवन चले गया। हाँ। भदंत संघरत्न जी, जब आप इतनी कठोर साधना करके भारत आए जापान से, तब आपने भारत में ये धम्मदूत बनकर कार्य कब से शुरू किया? धम्मदूत ये कोई मेरा ये नहीं है, किसी ने मेरी जो परिस्थिति है उसको देखकर उपासकों ने मुझे दिया हुआ प्राइवेट ये कोई पदवी नहीं होती, और मुझे कोई उसके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं करना है। मैं जापान में गया, उसी लिए जापान में गया। क्या बोलते, बाबा साहब अम्बेडकर की जो दीक्षा हुआ, उसके बाद में यहाँ जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि भारत में किस तरह का समाज बनना चाहिए, भारत में किस तरह बुद्ध धर्म रूजना चाहिए, वो उस जमाने में था नहीं। तो मेरे माता पिता ने उसी कंडीशन में भेजे, उसी कमिटमेंट में साथ में भेजे कि आपको जितना लगेगा उतना इनको अपने पास में रखो। मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, मेरे माता पिता का और मेरे गुरु का बहुत बड़ा योगदान है, त्याग है। हाँ। कि मैं अकेला लड़का, हाँ। उनको आवश्यक लगता है कि ये लड़का मेरे पास, हमारे पास में रहे। फिर भी उन्होंने धम्म के लिए, समाज के लिए मुझे जापान भेजा। और आज तो जापान में तमाम भारतीय है, विदेशी है, लेकिन मैं जब जापान में गया तब इन्हें गिने ही लोग जापान में रहते थे। मुझ पर से 9 साल का बच्चा बोले तो एक्सेप्ट करने के लिए कैसा होगा, क्या होगा, ये सोचे बिना ही उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और एक शिष्य के रूप में तो किया ही किया, लेकिन 9 साल का बच्चा है, माता पिता की भी आवश्यकता होती है। तो गुरुजी ने ही गुरु का भी परिस्थिति और माता पिता की भी भावना दोनों मुझे प्रदान किया, तब कुछ मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन कमिटमेंट यही था कि जो बाबा साहब बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया, उनको जो चाहते थे उस तरह का समाज के निर्माण, उस तरह उनका जो तो आपने किस प्रकार का कार्य करना आरंभ किया फिर भारत आकर? मुझे कोई समझता नहीं था, मैं टोटली विदेशी बन गया था, जापानी बन गया था। लैंग्वेज नहीं, यहाँ की परंपरा नहीं, खान पान में, यहाँ तक ये भी एक मनोरंजन की कहानी है। हाँ। कि माता पिता से बात करने के लिए बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत होती थी। वो कोई जापानी और हिंदी जाने, जापानी और मराठी जाने, वो बीच में नहीं होता था, तब तक मैं माता पिता से भी बात नहीं कर पाता था। इतने माता पिता के लिए तो बहुत बुरी परिस्थिति थी। जी, समझ सकती हूँ। तो वो परिस्थिति में आया, इसलिए मैंने क्या करना चाहिए और ये समझ नहीं था। तो शुरुआत में कुछ तो कर देखा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जापानी दिमाग का, जापानी भावना का, हाँ। यहाँ भावना भी अलग, यहाँ लोगों का चढ़वड़ भी अलग, यहाँ आवश्यकता क्या है वो मैंने जानना है, और वो आवश्यकता के अनुसार मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी वो दोनों जो व्हील है वो एक साथ घूमे तब कोई काम होगा। एक व्हील ज्यादा घूम रहा है, एक व्हील कम घूम रहा है, ऐसे तो होगा नहीं। इसलिए मैंने 1-2 साल कुछ नहीं किया। यहाँ का जो परिस्थिति है उसको परखने के लिए 1-2 साल एक विहार बनाना था। विहार बनाने का तो शुरुआत किया, उसके लिए कोई किसी की जरूरत नहीं रहती। मैंने भी एक मजदूर के रूप में, जो मजदूर काम करते हैं उनके साथ में काम किया, और वहाँ जो विहार बनाया, वो विहार बनाना ये मेरा शुरुआती काम। और वहां से फिर वो बनाते बनाते लोगों के साथ थोड़ा बहुत भाषा सीखा, थोड़ा बहुत लोगों के साथ भावना समझ में आ गई, थोड़ा बहुत मेरी भी भावना लोग समझ में लग गए। वहां से फिर शुरुआत काम किया कि पहले बच्चों को एजुकेशन देना, अच्छा, उसके लिए हमने ज्यादा जोर दिया। अरे वाह। वो फिर धार्मिक तौर पर ही नहीं, श्योरली हम लोग धार्मिक जीवन जी रहे, तो कुछ तो धार्मिक भी होता है, परंतु जिनको भी हम साथ में रखते हैं वो आगे जाकर अपने कदम में खड़ा हो, आगे जाकर वो समाज की कुछ सेवा करे। इस दृष्टि से 1991 में मैं आया, 85 में, देन 1991 में पैया मेत्ता बाल सदन नाम का एक अनाथ आश्रम खोले। वो हमारे पैया मेत्ता संघ के कार्य की शुरुआत, एक्चुअली कार्य की शुरुआत। अच्छा, तो वहां से यानी बच्चे वहां रहते भी थे और पढ़ते भी थे? जी, अभी तक शायद 91 से अभी भी है, यानी अभी भी बच्चे है हमारे पास। 200-250 बच्चे वहां से पास आउट हुए। अरे वाह। और वो अपना जीवन जी रहे।
हाल फिलहाल में फिर संघ के माध्यम से आपके और क्या क्या कार्य शुरू है? ये पौनी में है, भंडारा जिले में जो पौनी गांव है, वहाँ महासमाधि भूमि नाम का विहार है। और जो पैया मित्ता बाल सदन है, हाँ। वो भी पौनी में ही है। वहाँ वाचनालय है, एक पैया मित्ता वाचनालय करके वाचनालय है, या आम वाचनालय है। अच्छा। और इसकी एक विशेषता है कि बहुत देहाती गांव है, ग्रामीण भाग है। ग्रामीण भाग होने के कारण आज भी किसी घर में लाइट नहीं होता है, आज भी किसी घर में छोटे छोटे बच्चे होने के कारण, हाँ। जो पढ़ाई के लिए माहौल या इलेक्ट्रिक या और भी कुछ जो परिस्थिति चाहिए वो उपलब्ध नहीं होती है। तो वाचनालय का किसी भाग जो हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे, कोई आईएएस के लिए ये कर रहा है, कोई आईपीएस के लिए कर रहा है, उन लोगों के लिए 24 आवर्स खोल के रखा है। वहाँ 150-200 बच्चे नॉमिनेशन करके रखा है। वो अपने अपने हिसाब से आते हैं, कोई आधे रात को आता है, कोई दिन में आते हैं, कोई और वो पढ़ते रहते हैं। किसी को नौकरी लग गई, कोई टीचर बन गए, कोई गवर्नमेंट की नौकरी पा रहे। ये वो वाचनालय का एक विशेषता है। अरे वाह। देन नागपुर में, उत्तर नागपुर में सुगत नगर करके जगह है, वहाँ केजी से लेकर मैट्रिक तक की स्कूल है। 400-500 बच्चे वहाँ भी पढ़ते हैं। कभी 20-25 साल हो गया जो माइग्रेट होकर नागपुर में आते हैं। अच्छा। अभी तो थोड़ा सा बस्ती जैसा हो गया, लेकिन जब शुरू किए थे तब एकदम स्लम था। ओके। तो जो मूल मजूरी के लिए बाहर से माता पिता आते हैं, उनके बच्चे आवारा रहते हैं कि उनको कोई देखभाल करने का नहीं। माँ जा रही किसी के घर में बर्तन घासने को, पिता जा रहे रास्ते के काम में, तो दिन भर बच्चे आवारा रहते हैं। वो आवारा बच्चे क्या करेंगे, तो कभी गलत मार्ग से जाते हैं, कभी उनको गलत मित्र मिल जाते हैं। तो उन बच्चे को एक जगह में बैठाने के लिए वो मकसद था कि उन बच्चे को, वो बच्चे गलत मार्ग से न जाए, एक जगह आकर एजुकेशन ले, एक जगह आकर वो गलत मार्ग को छोड़ दे। वो मकसद से शुरू किया। आज अच्छे स्कूल चल रही है, 400-500 बच्चे वहाँ एजुकेशन ले रहे। और उसके बाद में जो यहाँ वहाँ आपदा होता है, भूकंप आता है, कुछ गड़बड़ी होती है, उसके लिए गुजरात में जो कच्छ में भूकंप आया था, वहाँ कहीं स्कूल बांधे, वहाँ हॉस्टल बांधा, हैंडपम्प बंद कर दिए। इसी फिर 2-3 साल पहले जो नेपाल में आया था, वहाँ भी उसी तरह का काम किए। श्रीलंका में पिछले बार जो सुनामी आए थे, वहाँ भी वैसे ही काम किया। इवन जापान तक, जापान में भी जितना हो सके उनके लिए, जो 2011 में सुनामी आई थी बड़ी, उस वक़्त भी मदद किए। और अभी 8 फरवरी को जो महासमाधि भूमि नाम से आप जान रहे हैं, उस महासमाधि भूमि का 8 फरवरी को 37वां वर्धापन दिन है। तो वहाँ भी वो जो वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में लाखों लोग एकत्र होते हैं। शायद ये मध्य भारत का दीक्षा भूमि के बाद का सबसे बड़ा कार्यक्रम, धार्मिक रूप का कार्यक्रम वहीं होता है। अच्छा। वहाँ जो लाखों लोग आते हैं, उनसे विनती करेंगे कि अभी भी जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया, सुनामी आई, तो उनके मदद के लिए लोगों से मदद मांगकर जापान तक पहुंचाएंगे। और ऐसे जहाँ कहाँ मदद लगती है वहाँ जाकर मदद करते। श्रीनगर में गए थे मदद करने के लिए, कश्मीर श्रीनगर गए। फिर गढ़चिरौली में जो आदिवासी एरिया है, वहाँ 15-20 साल से एक मोबाइल दवाखाना चला रहा है। एक डॉक्टर गांव-गांव घूमकर दवाई लेकर घूमते हैं। जहाँ मेडिकल फैसिलिटी कम होती है या नहीं होती है, ऐसे देहाती गांव में डॉक्टर घूमकर पेशेंट को देखते हैं और बेसिक जो प्राइमरी रहता है, हाँ। उनको वहीं के वहीं दवाई देंगे या ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज वो नहीं होता तो फिर बड़े शहर में लाकर उन पेशेंट को दवाई देंगे या उस डॉक्टर से जो कमिटमेंट किया है उस हिसाब से वो पेशेंट की देखभाल करते हैं। अच्छा, भदंत संघरत्न मानकी जी, आज आपने हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आकर आपके कार्य की, आपके जीवन कार्य की हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं साल में 3-4 बार जापान और भारत का आना जाना करता हूँ। 6 महीने जापान में रहता हूँ और 6 महीने भारत में रहता हूँ। उस आने जाने के माध्यम से मेरे नजरा में जो आता है, उस माध्यम से आज एक तरफ से दुनिया बहुत नजदीक हो गई है। जी। क्या है, आज मैं यहाँ
जो बैठा हूँ ये लाइव में दिखा तो नहीं पाता हूँ, आज तो नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन सोचो कि ये परिस्थिति को लाइव में दिखाऊं तो जापान के मेरे दोस्त मित्र जो उपासक लोग हैं वो इमीडिएटली देख पाते हैं। हाँ। जबकि मैं जब जापान गया था उस वक्त एक लेटर आने को 6-6 महीने लगता था। जापान जब गया था तब दिल्ली से टोक्यो तक का जो फ्लाइट था वो करीब 20 आवर अबाब लगता था, 1-2 जगह रुक कर जाता था। आज डायरेक्ट फ्लाइट है, 7-8 घंटे में जापान तक पहुंचा देता है। लेकिन ये 7-8 घंटे 20 घंटे से आधे से भी कम हो गए। उतने ही लोगों की आज मेरा यहाँ का परिस्थिति जापान में इमीडिएट पहुंचा सकता हूँ। लेकिन जापान में जाकर मेरे बगल में, मैं जिस विहार में रहता हूँ इस विहार के बगल में कौन रहता मुझे मालूम है, लेकिन कॉमनली जो बात किया जाए तो आपके बगल में कौन रहता आप जानते नहीं है। अर्थात जो टेक्निकली आदमी बहुत नजीक हो गया लेकिन जो आध्यात्मिक है, मन है, उससे आदमी दूर से दूर होते जा रहा है। तो टेक्निकली आदमी नजीक होना ये कोई बुरी बात तो है नहीं, होना भी चाहिए। लेकिन जितना टेक्निकली आदमी नजीक हो रहा है, भौतिक रूप से आदमी नजीक हो रहा है, उतना ही मानसिक रूप से दूर होते जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। हाँ। एक भारत सदियों से कम 2500 वर्ष पहले बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध ने उस जमाने में से आज तक देखा जाए तो इस भारत भूमि को दुनिया ने एक आध्यात्मिक देश के रूप में ही स्वीकार किया है। उसके माध्यम से लोग भारत को देखते थे, वो फिर बुद्ध होंगे या और भी कुछ होंगे। लेकिन आज उस जो भारत की ओरिजिनलिटी है उस ओरिजिनलिटी को छोड़कर दूसरे मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, वो मार्ग भी आवश्यक है, उसके बिना आदमी जी नहीं सकता। लेकिन मानव को जीने के लिए आध्यात्मिक और फिजिकल ये दोनों की आवश्यकता होती है। ये दोनों के बैलेंस को लेकर आदमी आगे बढ़ेगा तो वो फिर आज जो दुनिया का संबंध है वो संबंध भी और भी अच्छा हो सकता है, लोगों इंडिविजुअल जो जीवन है वो भी अच्छा हो सकता है। भदंत संघरत्न मानके जी, आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपके जीवन कार्य की हमें विस्तृत जानकारी आपने प्रदान की, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोतेहो, भदंत संघरत्न मानके यांच्या जीवन कार्याविषयी आपण जाणून घेतलत। याबरोबरच आजचा कार्यक्रम संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे। तेव्हा आजचे पाहुणे कार्यक्रमाचे सादर करते डॉक्टर विजयसिंग राजपूत यांच्यासह मी सारिका आता तुमची रजा घेते। पुन्हा भेटू पुढील कार्यक्रमात। तोपर्यंत नमस्कार।